नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो आपको हम बताते चले, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप जेटेट पास करना चाहते हैं, सहायक आचार्य परीक्षा पास करना चाहते हैं, सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पास करना चाहते हैं, अब तक आपने महसूस किया होगा कि यदि आप में से किसी ने फेल किया है तो वो फेल करने की चांसेस जो होती है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी के अंतराल में लोग फेल करते हैं। तो यहाँ पर फेल करने का रीजन होता है सीधे सीधे बाजार जाना और वहां से प्रैक्टिस सेट लेकर के आना और सीधे 1 महीना के अंदर परीक्षा पास कर जाना। तो ये सारे रोगों से आपको मुक्ति दिलाना पड़ेगा। ये जो है बहुत बड़ी बीमारी है आपकी, जो कि आप ये करते हैं और यहाँ पर पढ़ते नहीं है। तो आपको अगर ये 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से यदि आप फेल कर रहे हैं, किसी में रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़िए, जिसमें आपको यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों की, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 100 नहीं 101% पास होने की गारंटी देता है। जहां आप 2-4 नंबर कम करके चलते फेल हो रहे थे, वहां आपको 2-4-5 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपनी कमजोरी को छुपाए नहीं। जरूर आपको ये लगा होगा कि ये सही बात है। तो यदि आपको लगता है तो आप यहाँ पर अगर आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 501 रुपये में आपको लाइफ टाइम दिया जा रहा है। अगर जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये, और सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये में आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी का नोट्स खरीद सकते हैं। और यहाँ से सारी तैयारियां जब से आप करेंगे तो आपको यह महसूस होगा, कुछ ही दिनों में आपको यह महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि जो हम में कमियां थी वो कमी अब दूर हो रहा है। तो आप जल्दी करेंगे और जरूर जुड़। प्रैक्टिस सेट 30 में आपका स्वागत है। तो झारखंड सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा के प्रैक्टिस सेट 30 में आप सभी का स्वागत है। तो इसके पहले आपने इसके 2900 प्रैक्टिस सेट को यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप सभी शिक्षक बंधु, उसमें रिक्वेस्ट होगा कि आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको यहाँ पर सारे नोट्स और पीडीएफ हम आपको देते हैं, साथ साथ सारी वीडियो भी आपको हम प्रोवाइड करते हैं सिर्फ एक लाइन से। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा इसके 2900 पीछे के प्रैक्टिस सेट को देखने के लिए, और साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट का नोट्स और पीडीएफ आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए, पहला प्रश्न आज का प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न होगा, यदि 963 बराबर 57 सही है तो 963 के बीच कौन सा संकेत आएगा। आपको बताना है कि देखिए 963 के बीच में कौन सा संकेत लिया जाएगा कि इसका रिजल्ट 57 आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको संकेत जो दिया गया उसी के आधार पर आप बारी बारी से चेक करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि 963 में क्या क्या हम रखें तो 57 आया। ठीक है, तो चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पर 963। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करा, प्लस, तो दोनों के बीच में लगेगा तो यहाँ प्लस होगा, फिर करा माइनस तो यहाँ प्लस होगा। अब बताइए इसको सोल्व करने पर 57 आता है आपका। 9, 6, 15 और 15 में से 3 जाएगा तो 12 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब यह नहीं होगा। चलिए अगला को चेक करते हैं, सेकंड नंबर को चेक करते हैं। तो 963 है, इसमें देखेंगे प्लस है और भागा है, तो यहाँ प्लस करेंगे और यहाँ भागा देंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले किसका काम होगा, भाग का काम होगा। तो 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 आएगा, तो 9 प्लस और 6 में 3 से भाग दिया तो 2, और 9 2 कितना हो गया, 11 हो गया। 11 हो गया ना। तो चलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब थर्ड को हम यहाँ पर चेक करेंगे, सी नंबर को। किसको चेक करेंगे, सी नंबर को। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 963 है, सी में आप चेक कीजिएगा तो 9, इसके बीच में गुना का चिन्ह है और इसके बीच में प्लस का चिन्ह है। तो पहले किसका काम होगा, गुना का, फिर प्लस का। तो 9 6 कितना होता है, 54, और 54 और 3 कितना हो जाएगा, 57। 57 आ गया ना, किस में आया, सी से आया, तो सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से बारी बारी से चिन्ह रख करके चेक कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। देखिए अगला है, यदि 563 को 8 लिखा जाता है तो उसके बीच उपयुक्त चिन्ह क्या होगा। आप लोग सभी को देखिए, जब भी प्रैक्टिस सेट बनाते हैं तो पेन और कॉपी लेकर बैठिए, फटाफट कितना स्पीड कर सकते हैं आप हमें जरूर कमेंट कीजिए। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर जल्दी जल्दी हम लोग जब देखेंगे तो 563 है। ठीक है, इसके बीच में चिन्ह लगा के देखेंगे और 8 किसको कौन सा यूज करने पर 8 आ रहा है उसका हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर प्लस लेंगे, यहाँ पर प्लस लेंगे पहला के अनुसार, तो क्या होगा, 5 6 11 और 3 14 होगा, ये गलत हो गया। अगला लेंगे प्लस और फिर क्या है, माइनस, तो 5 6 11 और 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 आ रहा है ना। किस में आया, 20 आया। तो इस तरह से बहुत ही पारखी नजर आप जब रीजनिंग में रखेंगे तो आपको तुरंत इसका आंसर मिल जाता है। ठीक है, देखिए 2x + 5 में चर राशि कौन है। ठीक है, तो राशियां एक हो गई आपकी चर राशि
और एक होती है आपकी अचर राशि, हम लोग कहते हैं ना। तो चर राशि यानी वैसी राशि जिसका मान हमें ज्ञात नहीं है, ज्ञात करना पड़ता है, तो वैसी राशि को हम लोग चर राशि कहते हैं, ठीक है। तो चर राशि में क्या आ जाएगा, तो ए से लेकर के डॉट 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 आप जेड तक के कोई भी संख्या को आप चर राशि में ले सकते हैं। कोई भी अक्षर को, यहाँ पर कोई भी लेटर को आप चर राशि में ले सकते हैं। हिंदी का भी अ से लेकर अ तक, क से क तक, ये सभी चर राशि होती है, ठीक है। तो आपका प्रश्न क्या है, 2x + 5 में चर राशि कौन है। तो अब आप समझ गए होंगे कि x जो है वो चर राशि है, ठीक है। तो x किस में है, c में है। तो जितनी राशियां का मान हमें ज्ञात करना पड़ता है वो सभी चर राशि कहलाती है, ठीक है। c हो गया। अब देखिए यहाँ पर नोट्स बनाया हुआ है, जो नोट्स परचेज करते हैं उनके लिए। आप भी नोट्स परचेज कीजिएगा, आपको भी सारा नोट्स और पीडीएफ अभी का भी तुरंत बैठ जाएगा, ठीक है। राजू अपने बड़े भाई बबलू से 3 वर्ष छोटा है। राजू की उम्र क्या है, ठीक है। राजू अपने बड़े भाई बबलू से 3 वर्ष छोटा है, ठीक है। तो राजू की उम्र क्या है, तो बबलू का उम्र देखिए आप मान लेंगे x। बबलू उसका जो बड़ा भाई उसका उम्र x है, हमको पता नहीं है। लेकिन राजू जो है क्या है, बबलू से 3 वर्ष छोटा। तो 3 वर्ष छोटा है, उसमें हम 3 क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो राजू की उम्र क्या है, तो राजू की उम्र कितना हो जाएगा, x - 3। x किसका उम्र है, तो x बबलू का उम्र है, जो उसका बड़ा भाई है, ठीक है। तो चलिए x - 3 आंसर होगा। x - 3 किस में, c में है, तो c इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर x + 2 = 6, तो x का मान ज्ञात करें। देखिए x + 2 = 6 है, तो x का मान बताओ क्या होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा, ठीक है। तो देखिए x + 2 और x की जगह पर क्या रखेगा, 6 होगा। ऑप्शन तो यहाँ पर देखते चलिए, यदि 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। यदि 4 रखेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा। एक्स की जगह पर हम 4 रखेंगे ना। अगला देखिए x/3 + 5 = 10। x/3 + 5 = 10, तो x का मान बताइए, ठीक है। देखिए इधर ही को हम सोल्व कर लेते हैं, इधर ही को हम सोल्व करेंगे ऑप्शन से। किससे सोल्व करेंगे, ऑप्शन से। अगर ये जो है a b c किसका मान दिया हुआ है, ये सब x का मान दिया हुआ है। x का मान पुटअप करने पर आपको देखिए 10 किससे आता है, ठीक है। तो चलिए यदि हम 10 रखते हैं तो कितना होगा, 10/3 + 5। तो 10 में 3 से भाग जाएगा ही नहीं, और ये 10 आएगा ही नहीं। चलिए अब सेकेंड नंबर b रखते हैं, b, ठीक है। तो 15, x का मान 15/3 + 5, 3 × 5 = 15 हो गया ना। तो 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया कि नहीं हो गया। तो 10 यानी b = 15 आ गया। तो 15 ही इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन आप रख करके यहाँ पर चेक कीजिएगा ना, तो फटाक फटाक आपको मिलने लगता है। तो आंसर से आंसर को चेक कर लिया कीजिए जितना जल्दी हो सके। और नहीं तो आप यदि वैसे बनाना चाहते हैं तो समीकरण के अनुसार बनाते रहिएगा, उससे भी दिक्कत नहीं होगा। शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि वे अत्यधिक मानसिक कार्य करते हैं, समाज के लोगों से मिलते हैं, भावी नागरिक को तैयार करते हैं, अधिक श्रम करते हैं। देखिए शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि वे भावी नागरिक को तैयार कर रहे होते हैं। बच्चे जो होते हैं सबसे बड़ी पूंजी होते हैं, और वो सबसे बड़ी पूंजी बच्चे को भावी नागरिक का तैयार करते रहते हैं। इसलिए शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि उन्हें भावी नागरिक को तैयार करना रहता है। शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए क्या करना चाहिए, किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए, अपने दायित्व को निभाना चाहिए, रंगदारी करना चाहिए, सभी, ठीक है। तो शिक्षक को समाज में अपना स्थान बनाए रखने के लिए यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बी नंबर ऑप्शन जो है सबसे बढ़िया है कि अपने दायित्व को क्या करना चाहिए, निभाना चाहिए। शिक्षक को जो यहाँ पर दायित्व मिला है वो अपना काम करे तो शिक्षक का सबसे अच्छा व्यक्तित्व होता है, ठीक है। औषधि, औषधि का शुद्ध रूप क्या है, औषधि आप कैसे लिखते हैं, देखिए औषधि हम लोग जो लिखते हैं कैसे लिखते हैं, तो औषधि, औषधि, ठीक है, औषधि ये ऐसे लिखते हैं। तो औषधि किस में है, तो औषधि जो है आपका यहाँ पर ये है, ठीक है, बी नंबर है। तो औषधि ये सही हो जाएगा। चलिए अगला है, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार आशीर्वाद, 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 ठीक है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया उसके अनुसार बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही जा रहा है, यानी आशीर्वाद को शुद्ध इसी तरह से लिखा जाता है, ठीक है। कवयित्री का शुद्ध रूप क्या होगा, कवयित्री का शुद्ध रूप क्या होगा, ठीक है, आपको बताना है। देखिए कवयित्री का शुद्ध रूप बहुत बार आया है, 1-2 बार के बाद में पूछेगा, ये 5001 बार आया है। तो इसका क्या होता है, कवयित्री होता है। क्या होता है, कवयित्री होता है। और कवयित्री किस में लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है। तो सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, ABDEFH के संबंध दर्शाने वाले चुनिए, माने इसी के समान संबंध दर्शाने वाला कौन है इसमें, देखिएगा। तो AB है, फिर CD है, यानी एक अक्षर छोड़ा हुआ है। AB देखिए शुरू वाला लगातार है, और फिर बीच में एक अक्षर C छोड़ के D है।
उसी तरह से देखिएगा तो ई एफ, फिर यहाँ देखिए जी छूटा हुआ फिर एच है, तो इसी के समान संबंध दर्शाने वाला इसमें कौन है? देखिए पहला को चेक करते हैं, तो डी ई फिर एफ छोड़ा हुआ होना चाहिए था, जी होना चाहिए था, तो इसलिए गलत हो गया। अब देखिएगा एल एम फिर एक छोड़ा हुआ होना चाहिए एन ओ, ये सही अभी चल रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा तो पी क्यू और आर छूटा हुआ रहना चाहिए एस, ये सही चल रहा है, ये एक यहाँ पर जो है सही चल रहा है। अगला चेक करते हैं पी क्यू आर एस टी, ये तो बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि यहाँ इस पर गैपिंग हो गया, जो कि शुरू बार वाला में गैपिंग नहीं है। जी एच आई, ठीक है, यहाँ गलत हो गया, जी एच के बाद आई और आई के बाद जे, एक गैपिंग होना चाहिए था। तो इसी के समान जस्ट संबंध कौन दर्शा रहा है? बी वाला में दर्शा रहा है, जस्ट उसी के संबंध सम्मान दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों को देखना पड़ता है कि उसी के समान कौन आ रहा है ना। चलिए अगला देखिएगा, बी डी एफ जी एच आई के समान संबंध दर्शावला चुने। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें क्या संबंध है, तो इस पर देखिएगा आप बी, फिर बीच में सी छूटा हुआ है, फिर डी, फिर बीच में ई छूटा हुआ है, फिर एफ, मतलब एक एक छोड़ करके है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा जी एच आई और इसमें क्या है? जी एच आई लगातार है, ये क्या है? लगातार है, इसमें एक एक छोड़ के और इसमें लगातार। तो इसी के समान संबंध दर्शाने वाला नीचे कौन है? देखिए पहला अगर देखिएगा तो ए एक छोड़ दिया, बी दूसरा छोड़ दिया, डी और ई, तो ई ठीक है, और जी एच आई ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर क्या है? ए के बाद बी छूटा हुआ है, सी के बाद डी छूटा हुआ ई, यही तो इसमें भी कर रहा था, बी के बाद सी छूटा हुआ था, डी था, डी के बाद ई छूटा हुआ था, एफ था ना। तो ये सही हो गया। अगला और देखते हैं और कुछ ऐसा ऑप्शन है क्या? तो यहाँ देख रहे हैं एल एम छूट गया, एन ओ छूट गया, पी, और यहाँ पर क्या दे रहा है आपको? क्यू आर एस, ठीक है। तो ई एफ जी, तो पी क्यू, तो देखिए इसमें एक अक्षर तो था एफ जी एच, ठीक है, एफ जी एच लगातार था, क्या था? लगातार था, पी क्यू आर एस, तो ये सही हो रहा है, पी क्यू आर एस, तो ये सही हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है? बी हो जा रहा है। अगला देखिएगा 22, 21, 23, 22, 24, 23, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आप देखिएगा, इसको देखिएगा यहाँ पर तो 22, 23, 24, नीचे से देखिएगा तो 21, 22, 23, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया क्या हो गया आपका? 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, तो 24 के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर? 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद यहाँ पर 25, क्या हो जाएगा? 25 होगा, ठीक है। इसी का लगातार हम चलेंगे, तो 25 किस में है? सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत का बिस्मार्क किससे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किससे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी। तो भारत का बिस्मार्क जो है, देखिए एकीकृत करने के कारण यहाँ पर जो कहा गया है उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में कैसी शासन प्रणाली है? संसदीय, अध्यात्मक, राजतांत्रिक या सैनिक, ठीक है। तो भारत में जो है किस प्रकार की संसदीय शासन प्रणाली है? कैसी प्रणाली है? तो भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली है। कैसी है? संसदीय। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। आधुनिक भारत का जनक किन्हें कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक किन्हें कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस या दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो आधुनिक भारत का जनक जो है वो राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा, यदि एक छात्र विद्यालय में लगातार विलंब से आता है तो उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, उसके कारणों का पता लगाएंगे, छात्रों को विद्यालय से निकाल देंगे, सभी छात्रों के सामने उसे दंडित करेंगे, ठीक है। एक छात्र अगर विद्यालय नहीं आता है तो क्या करेंगे? इसके कारणों का पता लगाएंगे, इसके कारणों का पता लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, शिक्षक के रूप में कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहिए? शिक्षक के रूप में कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहिए? नए ज्ञान के लिए, प्रशंसा के लिए, पदोन्नति के लिए या सहयोग के लिए? क्या होता है इसका? तो नए ज्ञान के लिए हमें प्रशिक्षण लेना चाहिए। नीलकंठ किस प्रकार का शब्द है? नीलकंठ किस प्रकार का शब्द है, ठीक है। नीलकंठ का रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द या कोई नहीं, ठीक है। तो नीलकंठ मतलब नीला हो कंठ जिसका, और इसको हम लोग यहाँ पर किसको कहते हैं? तो शंकर भगवान के रूप में लेते हैं ना। तो ये जिस शब्द का कुछ विशेष अर्थ निकल रहा होता है, कुछ विशेष अर्थ निकल रहा होता है, तो उसको हम लोग जो है योगरूढ़ शब्द कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? योगरूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अति प्रिय में कौन सा उपसर्ग है? अति प्रिय में कौन सा उपसर्ग है? देखिए, वो अति प्रिय को आप तोड़िएगा तो अति और जोड़ क्या हो जाएगा? प्रिय हो जाएगा ना। तो जो पहले वाला है वो क्या चीज़ है? उपसर्ग है, और जो बाद वाला है वो क्या चीज़ है? प्रत्यय है। तो जो पहले लगता है उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो अति प्रिय में पहले अति हो गया, तो यहाँ पर अति उपसर्ग हो गया। क्या हो गया? अति
उपसर्ग हो गया। ठीक है, देखिए संधि विच्छेद आप लोगों को कभी भी करना है ना, उपसर्ग प्रत्यय बताना है तो संधि विच्छेद करने अच्छा से आना चाहिए। अगर संधि विच्छेद आपको आता है ना तो आप उपसर्ग और प्रत्यय बहुत बढ़िया से बना लीजिएगा। ठीक है, अधिराज में कौन सा उपसर्ग है, तो अधिराज को तोड़िए तो अधि होगा और जोड़ राज होगा ना। तो जो पहले जुटता है वो उपसर्ग और जो बाद में आता है वो प्रत्यय। तो इसमें उपसर्ग कौन है, अधि है, तो इसका राइट आंसर अधि हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर अधि हो जाएगा। जो किसी शब्द देवालय का संधि विच्छेद है, देवालय का संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है। ठीक है, देवालय का संधि विच्छेद क्या है, देव जोड़ आलय, देव जोड़ अलय, देव जोड़ लय या कोई नहीं। तो देवालय का संधि विच्छेद जो होगा वो है आपका देव और जोड़ आलय। ठीक है, उसी को कहते हैं हम लोग देवालय ना, तो देव जोड़ आलय। अगला देखिएगा, सूर्यास्त का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सूर्यास्त का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो सूर्यास्त का सही संधि विच्छेद जो होता है सूर्य और जोड़ होता है क्या, अस्त होता है, यानी सूर्य अस्त होता है उसको हम लोग सूर्यास्त कहते हैं। तो अलग अलग की जगह तो सूर्य हुआ और एक अर्थ की जगह तो अस्त हुआ, तो सूर्य अस्त हुआ, उसी को कहेंगे हम लोग सूर्यास्त। तो सूर्य जोड़ अस्त किस में है, पहला में है, तो पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। गजानन का सही संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, देखिए गजानन, गजा जोड़ नन, गज जोड़ आनन, गज जोड़ अनन कोई नहीं। ठीक है, तो गजानन के लिए देखिए होता क्या है, दो शब्द हुआ, गज और जोड़ आनन, यानी गज के आने को हम लोग गजानन कहते हैं। ठीक है, तो गज जोड़ आनन ये किस में है, बी में है, इसी को कहेंगे हम लोग गजानन। ठीक ना। अगला देखिएगा आप यहाँ पर, किरण में कितने अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, किरण में जो हम लोग यहाँ पर रेखा कोण और बिंदु देखते हैं, तो किरण में कितने अंत बिंदु होते हैं। तो किरण देखिए एक जगह से यहाँ से स्टार्ट होते हुए अंतिम तक चलते जाता है, इसका कुछ नहीं होता। तो किरण में एगो अंत बिंदु होता है। ठीक है, किरण में एगो अंत बिंदु होता है। रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, तो रेखाखंड में 1 2 3 या कोई नहीं। तो देखिए दो बिंदुओं से जो लकीरें खींची जाती है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेखाखंड होते हैं। यानी रेखाखंड का दो गो फर्स्ट और अंतिम होता है, यानी रेखाखंड का दो अंत बिंदु होता है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो गया। 360 डिग्री का कोण कहलाता है, क्या कहलाता है आपको, संपूर्ण कोण, प्रतिवर्ती कोण, ऋजु कोण या न्यून कोण। ठीक है, तो 360 डिग्री वाला जो कोण होता है एक राउंड पूरा घूम लेता है। यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो फिर यहीं आएगा, तो पूरा कर लेना मतलब क्या होता है, संपूर्ण। तो इसको लोग संपूर्ण कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक समकोण का मान होता है, एक समकोण देखिए यहाँ पर हमने बनाया, तो ये अगर समकोण बना तो ये समकोण यहाँ कितना होता है, 90 डिग्री, यानी एक समकोण का मान 90 डिग्री होता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा, आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। चलिए देखते हैं, रीजनिंग सेक्शन स्टार्ट हो गया है। तो 32 आएगा, 36 आएगा, 29 आएगा या क्या आएगा आपको बताना है। तो देखिए एक किसका है, एक का स्क्वायर है, 4 किसका है, 2 का स्क्वायर है, 9 किसका है, 3 का स्क्वायर है, 16 किसका है, 4 का स्क्वायर है, 25 किसका है, 5 का स्क्वायर। तो आगे क्या चलेगा, 6 का स्क्वायर चलेगा, 6 का स्क्वायर मतलब 36। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 36, और 36 किसमें दिया है, बी में दिया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है। ठीक है, 3 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, -3 आएगा या -4 आएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा यहाँ पर कैसे हो रहा है, 12 में से 1 गया 11, 11 में से 2 गया 9, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 4 गया 2, और 2 में से 5 जाएगा, 2 में से -5 जाएगा, तो कितना बचेगा बताइएगा आप सभी। तो इसका आंसर -3 होगा। कितना होगा, -3, 2 - 5। देखिए इसका कोई चिन्ह तो प्लस है, प्लस माइनस हमेशा घटता है, तो घटेगा 3 होगा। लेकिन चिन्ह किसका लेते हैं, जिस चिन्ह का अंक बड़ा होता है, तो ये माइनस चिन्ह का अंक बड़ा है, 5 है। ठीक है, तो -3 होगा, ये सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, राम प्रारंभिक स्थान से पहले पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, उसके बाद वह बाएं दिशा की ओर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है आपको बताना। ठीक है, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा। देखिए आइए इसको बना दिए हम, यहाँ पर देख लीजिएगा, राम जो है सबसे पहले किधर, पूरब की ओर मुँह के करके खड़ा है। ठीक है, और उसके बाद जो है वह किस दिशा की ओर जा रहा है, उसके बाद वह जो है बाएं की ओर में जाती है। पूरब चलिएगा, पूरब जब जाइएगा तो इसका बाएं इधर होगा, इसका दाएं इधर होगा। ठीक है, तो अब वह किस दिशा में वो जा रहा है, तो ये इस दिशा में जा रहा था, ऊपर की दिशा में, यानी यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जा रहा है, तो आपका सी आंसर हो जा रहा है, और सी जो है उत्तर दिशा, ऊपर की ओर जा रहा है।
आप पहले पूर्व दिशा की ओर जा रहे थे, उसके बाद दाएं की ओर मुड़ गए, अब आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं बताइए। पहले आप पूर्व दिशा की ओर जा रहे थे, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा, आप किस दिशा की ओर जा रहे थे। देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, क्या किया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, नहीं बनाया हुआ है, इसको देख लेते हैं। आप जो है क्या कर देखिएगा, आप पहले पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं, ठीक है, ये आप हैं, यहाँ पर आप हैं, आप किधर जा रहे हैं, पूरब, पूरब किधर होता है, इधर, आप पहले पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं, उसके बाद दाएं की ओर मुड़ गए, तो पूरब का जब दाएं जाएंगे तो किधर होगा, तो पूरब का ये जो भाग हो गया, ये हो गया बायां, और नीचे होगा दायां, दायां, ठीक है। तो दायां मतलब हम कहाँ चल रहे हैं, दायां मतलब ये भाग जो हम नीचे की ओर आ रहे हैं, ठीक है, नीचे को आ रहे हैं, नीचे ये क्या कहलाता है बताइए, दक्षिण भाग की ओर जा रहा है, दक्षिण कहलाता है, तो इसका कौन आंसर हो जाएगा, दक्षिण दिशा हो जाएगा, ठीक ना, इसका दक्षिण दिशा हो जाएगा। अगला, साय का तारा किसको कहते हैं, शुक्र को, बुध को, अरुण को या वरुण को, ठीक है। तो देखिए ये बहुत बार 1001 बार प्रश्न आया हुआ है। तो साय का तारा किसको कहते हैं, शुक्र को, शुक्र को साय का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, जुड़वा ग्रह पृथ्वी की बहन, ये सारा चीज़ कहा जाता है, ठीक ना। भोर का तारा किसको कहते हैं, बुध, चंद्रमा, शुक्र या मंगल। भोर का तारा किसको कहता है, बुध, चंद्रमा, शुक्र या मंगल। तो देखिए शुक्र का ही बहुत ज़्यादा उपाधि दिया गया है और ये 5001 बार प्रश्न आया हुआ है। तो भोर का तारा जो है किसको कहा जाता है, शुक्र को ही भोर का तारा भी कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी की जुड़वा बहन या भगनी किसको कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन या भगनी किसको कहते हैं, बुध, पृथ्वी, शुक्र या चंद्रमा। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन या भगनी जो है किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम बताइए, 5001 बार अब तक प्रश्न आया हुआ, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, बुध, शुक्र, चंद्रमा या मंगल, ठीक है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका चंद्रमा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना भाग है, 1/4, 2/4, 3/4 या 5/4। तो चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना होता है, तो यहाँ पर 1/4 के रूप में जाना जाता है, ठीक है, 1/4 के रूप में जाना जाता है, 1/4 भाग के रूप में। सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है, चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है। देखिए सूर्य जो होते हैं ना वो बढ़ते जाते, ऊपर की ओर फैलते जाते हैं, ठीक है। तो ऊपर की ओर फैलते जाते तो आप कभी कभी समी का पौधा घर में देखेंगे, समी। तो सूर्य ग्रहण के लिए देखिए आप समी, क्योंकि ये फैलते हैं ना, ये कम नहीं होते, तो समी याद रखिएगा सूर्य ग्रहण का, ठीक है। अब देखिए आपके मन में आ गया समी, सूर्य ग्रहण माने सूर्य भगवान फैलते जाते हैं तो समी का पेड़ फैलता है, सम। एस का मतलब क्या हो गया, सन। एम का मतलब क्या हो गया, मून। और ई का मतलब क्या हो गया, अर्थ। मतलब ये सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। यानी इसको हम क्या क्या कह सकते हैं, देखिए हम पहला चीज कह सकते हैं कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा जो है ये पृथ्वी, ठीक है, सेम समी था, ठीक है। ये चंद्रमा जो है वो किसके बीच आ जाता है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच। तो चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य, देखिए एक ऑप्शन मिल गया। इसको और क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है, ठीक है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ये सारा ऑप्शन यानी तीनों यानी सभी सही है। क्या है, सभी सही है, समी याद कर लीजिएगा ना। किस ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है, बुध शुक्र दोनों कोई नहीं, ठीक है। तो बुध और शुक्र ऐसे दो यहाँ पर उपग्रह के हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता, यानी सी इसका जो है राइट आंसर होगा। ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह, तारा, उपग्रह या कोई नहीं। तो ग्रह के चारों परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को जो है हम लोग क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, गैनीमेड, टाइटन, फोमोस या डीमोस, ठीक है। तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं सबसे बड़ा जो चला जाएगा वो आपका हो जाएगा बृहस्पति का है, और ये गैनीमेड है। क्या है, गैनीमेड है। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे कहते हैं समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। देखिए समबाहु, सम माने क्या होता है, बराबर, और बाहु मतलब भुजा। तो जिसकी सब भुजा बराबर होती है तो उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए सम माने बराबर, द्वि माने दो, और बाहु मतलब भुजा, यानी जिसकी दो भुजा बराबर होती है उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम माने अलग अलग त्रिभुज कहते हैं उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगला, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप ए बी 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, सी ए 7 सेंटीमीटर है,
तो यह किस प्रकार का त्रिभुज है? समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु या कोई नहीं। ठीक है, तो एक त्रिभुज की भुजाओं के माप ए बी 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, सी ए 7 सेंटीमीटर है। यह किस प्रकार त्रिभुज है? समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु या कोई नहीं। ठीक है, तो त्रिभुज की भुजाओं के माप देख लीजिए, ए बी भी 7, बी सी भी 7, सी ए भी 7। तो ए बी, बी सी और सी ए क्या है? यह त्रिभुज की भुजा है, तो तीनों भुजाओं का मान बराबर है, इसलिए इसका मान भी क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज ही हो जाएगा। तीसरा से आप बना करके जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ओके हो जाएगा। आप याद नहीं करेंगे, रटेंगे नहीं। ठीक है, अब देखिए, ए बी 3, बी सी 3, सी ए 3, बताइए सब क्या है? आपस में बराबर है ना? तो सब बराबर है, सब बराबर है, इसके लिए हम क्या कहेंगे बताइए? तो सब बराबर है, इसके लिए इसको हम लोग कहेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। चलिए अगला देखिएगा, 7, 6, 6 यह किस प्रकार का त्रिभुज है? समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु या कोई नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बताइएगा? तो देखिएगा, दो को भुजा बराबर है लेकिन एक भुजा बराबर नहीं, तो जिसमें दो को भुजा बराबर होगा उसको आप क्या कहिएगा बताइए? समद्विबाहु। क्या कहेंगे? समद्विबाहु। किस में है? सी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, यह किस प्रकार का त्रिभुज है? तो ये तीनों भुजा बराबर नहीं है, कोई भी भुजा बराबर नहीं है। तो जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है उसको हम लोग कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? विषमबाहु। और विषमबाहु किस में है? बी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिभुज का नाम बताइए, कौन सा त्रिभुज है? समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु या कोई नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? विषमबाहु कहेंगे, क्योंकि कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। वो 3 है तो वो 4 हो, तो कोई भी भुजा बराबर जब नहीं होता है तो उसको हम लोग कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज ना। चलिए अगला देखिएगा, शिक्षण कौशल का विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी, निर्देश या शिक्षा। ठीक है, तो शिक्षण कौशल के विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? प्रशिक्षण का। प्रशिक्षण अगर अच्छा हो तो शिक्षण का विकास हो सकता है। ज्ञानवाणी के फोन इन कार्यक्रम को जारी करने का उद्देश्य क्या था? मनोरंजन, एक तरह से प्रसारण, इंटरएक्टिव शिक्षा या सूचना का प्रसारण। तो देखिए, इसका जो ज्ञानवाणी के फोन इन कार्यक्रम के लिए यहाँ पर क्या था? तो आपका इंटरएक्टिव शिक्षा। क्या है? इंटरएक्टिव शिक्षा ना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। प्रभावी अध्यापक वह है जो कक्षा पर नियंत्रण रख सकता है, जो कम समय में अधिक सूचना दे सकता है, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है या सत्रीय कार्य करवाता है। ठीक है, तो एक प्रभावी अध्यापक वह है जो छात्रों को सीखने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है, उसको लोग प्रभावी अध्यापक कहते हैं। ठीक है, अब है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक या अंटार्कटिक। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वो आपका प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या कुछ और आ रहा है। तो आप लोग सभी को जुड़ जाइएगा जो अब तक नहीं जुड़े होंगे। ठीक है, जो अब तक नहीं जुड़े होंगे वो बहुत जल्द जुड़ जाएंगे। विश्व का सबसे गहरा है किस महासागर की आकृति वृत्ताकार है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक या आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो प्रशांत महासागर की आकृति जो है वो वृत्ताकार है। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम बताएं? गोमती नदी, मिसिसिपी नदी, लूनी नदी या नील नदी। ठीक है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो आपको माना जाता है नील नदी को। ठीक है, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अफ्रीका में। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से संकरे स्थल से जुड़ी होती है जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? पनामा जल संधि, पनामा स्थल संधि, पनामा दरार संधि या मिस्र संधि। ठीक है, तो पनामा स्थल संधि होगा। क्या होगा? पनामा स्थल संधि। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को कहते हैं? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? देखिए, ये वृत्त हुआ ना, वृत्त, और यहाँ से अगर हम बीच से गुजारते ये सबसे बड़ा होता है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को और हम क्या कह सकते थे? व्यास भी कह सकते हैं, व्यास कह सकते हैं ना। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो गया व्यास ना। और अगला देखते हैं, अगला आपका जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, परिवार में कौन सा उपसर्ग है? परिवार में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए, परिवार को तोड़िएगा तब परि और जोड़ वार, तब परि हो गया उपसर्ग और वार हो गया प्रत्यय। ठीक है, तो आपको क्या पूछा? कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग परि वाला लगाइए ना, सी लगाइए, यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, प्रगति में कौन सा उपसर्ग है? प्रगति में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर क्या होगा? प्र और जोड़ का होगा गति, प्रगति। ठीक है, तो प्रगति में यहाँ पर प्र हो गया, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिशत में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, तो प्रतिशत को तोड़िएगा तो क्या होगा बताइए? प्रति
और जोड़ शत प्रतिशत, ठीक है। तो प्रतिशत में कौन सा अक्षर है, प्रति जोड़ शत हो गया यहाँ पर। तो शत किस में है, प्रत्यय उपसर्ग पूछे, ठीक है। तो उपसर्ग होगा प्रति, प्रति कहाँ है, बी में है, बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से सहायक अध्याय का आकलन परीक्षा में 101% यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी के अभी आप वीडियो देखने के बाद हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है उसको ऐड करके आप तुरंत यहाँ पर हमारे साथ रिंग कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए और जुड़ करके सारे प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा तो आपको 101% सफलता निश्चित हो जाएगा। इसलिए आप लोग सभी को लाइक कर दीजिए।